डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या आप जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिस दैट दिस दोज, यानी कि ये जो चारों आप देख रहे हैं दिस दैट दिस दोज, ये क्या है? ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं ये मैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में बता चुका हूं। क्या होते हैं प्रोनाउन? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, वो सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संकेत के लिए यूज होते हैं, इशारा करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? दिस दैट दिस दोज। ये वर्ड्स का हम लोग यूज कब करते हैं? जब हम किसी को इशारा कर, किसी वस्तु की ओर हम जब इशारा कर रहे होते हैं, जैसे यह टेबल है, तो हम टेबल की ओर इशारा करके अगर किसी को दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है? हम लोग दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इसी का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो हमें पता है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो पूरा वीडियो है अच्छे से देखिए, तो आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अगर लग रहा है कि दिस दैट तो हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है, दिस इज काउ और दैट इज ऑक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जब ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और जो छोटे बच्चे हैं जो पहली बार इसको पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोगों को वीडियो को देखना है और समझना है। और जो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कुछ वर्ड के मतलब बताऊंगा, इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद वीडियो आया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे कि ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत काम होता है। और एक और बात मैं बता दूं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। टीचिंग इज माई हॉबी। तो ये मैं एक तरह से अपने शौक से करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना जो है पसंद है। बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट आई कैन एश्योर यू, आई कैन टीच यू far better than those professionals. Okay, so let's discuss about the demonstrative pronoun. Okay, तो अब हम लोग शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये चार वर्ड्स हैं, दिस दैट दिस दोज, जिसका मतलब बहुत से बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। तो दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब यह होता है। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दीज मतलब ये सब, और दोज मतलब वे सब। तो ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस, और क्या सही तरीका क्या है इसको यूज करने का, वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, दिस और दिज का यूज कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो ये जो वर्ड है दिस, ठीक है, ये जो वर्ड है दिस, इसका यूज हम लोग कहां करेंगे? तो सिंगुलर में दिस का प्रयोग कहां करेंगे? ऐसे वस्तु के लिए। देखिए, ये चारों वर्ड्स का यूज करते हैं किसी भी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। ये बात याद रखिएगा, अगर हम किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं और किसी को कोई वस्तु दिखा रहे हो, तो हम बोलते हैं दिस और दैट दिज और दोज, ठीक है। जैसे अगर वस्तु पास हो और हमें उसे दिखाना हो, जैसे ये मार्कर मेरे पास है और हमें किसी को बताना है यह मार्कर है, हम बोलेंगे दिस इज मार्कर। लेकिन यदि कोई वस्तु दूर है, जैसे वहां सामने दूरी में एक पेड़ है और मैं यहाँ पे किसी को दिखा रहा हूं कि देखो वो पेड़ है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज ट्री। क्या बोलेंगे? दैट इज ट्री। यानी कि पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो फिर दिज और दोज का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो अगर पास की वस्तु एक से ज्यादा हो तो हम लोग दिज का प्रयोग करेंगे। मान लो यहाँ पे बहुत सारा क्या है? पेन है। एक पेन नहीं है, बहुत सारा पेन है, तो हम लोग दिस इज पेन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दीज आर पेन्स, ठीक है। एक कलमे हैं, दीज आर पेन्स, तो यह कलम है, दिस इज पेन हो जाएगा। लेकिन अगर बोलना हो एक कलमे हैं, तो दीज आर पेन्स। यानी कि पास की वस्तु अगर एक से ज्यादा हो संख्या में, बहुवचन हो, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं दीज का,
और पास की वस्तु अगर सिंगल हो, एक वचन हो, तो हम लोग यूज करते हैं दिस का। ठीक है, तो दिस और दिस। ठीक है, इसको दिस मत पढ़ देना, दिस नहीं होता है, ये होता है दिज। क्या होता है? दिज। और ये क्या होता है? दिस। ठीक है, इसको दिस पढ़ना है, दिस नहीं पढ़ना है, दिस पढ़ना है, और इसको दिज पढ़ना है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे जो हैं इसको भी दिस पढ़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिज, दिज। ये क्या है? दिस। ठीक है, तो कहां पे यूज करते हैं? तो देखिए, सिंगुलर, अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो, ठीक है, और पास की वस्तु, तो हम पास की वस्तु हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग दिस का यूज करेंगे, दिस। ठीक है, किसके लिए? पास के लिए। कोई वस्तु अगर कहां पे हो? नियर में हो। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, दिस का प्रयोग करेंगे पास की वस्तु के लिए। और ऑब्जेक्ट अगर दूर हो, ठीक है, यानी कि फार, दूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूरी पे हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर सिंगुलर है तो दूरी पे है, और सिंगुलर पे है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, तो दैट बोलते हैं, दैट इज ट्री, दैट इज माउंटेन। ठीक है, अगर नजदीक में हो और एक से ज्यादा हो यानी कि प्लूरल हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? दिज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दिज का प्रयोग करते हैं। यदि कोई पास की वस्तु है, नियर मतलब पास, यदि कोई पास की वस्तु है और एक से ज्यादा है तो हम लोग दिस इज नहीं बोलेंगे, हम लोग उसके लिए दिज बोलेंगे। और दिज के साथ इज नहीं, आर लगता है, उस पर भी वही बात करेंगे हम लोग। और अगर दूर की वस्तु है और बहुत सारा है, जैसे वे मेरे पिताजी के खेत हैं। अब खेत, बहुत सारा खेत दिखा के यदि आपको बोलना हो कि वो सब जो दिख रहा है ना वो सब मेरे खेत हैं, तो क्या बोलेंगे? दोज आर माई। ठीक है, दोज आर माई, क्या बोलेंगे? माई लैंड, माई फार्म। ठीक है, ये सब। अगर बोलना हो कि वे सब आम के पेड़ हैं, अब दूरी से आप दिखा रहे हो कोई बगीचा को और बोल रहे हैं कि वे सब आम के पेड़ हैं, बहुत सारे जब पेड़ हैं, तो क्या बोलेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। तो कोई वस्तु अगर दूर हो और एक से ज्यादा हो तो हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु अगर दूर हो और सिंगल वस्तु हो, एक वस्तु हो, तो हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर पास है, एक है, तो दिस का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु अगर दूर है और पास है और एक से ज्यादा है तो दिस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर कुछ बच्चों को लग रहा हो कि इतना सिंपल है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। पहले एक आसान वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बोलना हो कि यह सेव है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल। ठीक है, अगर बोलना हो कि वह, ठीक है, वह क्या है? वह पहाड़ है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज माउंटेन। अब फिर से एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अब आप लोग बताइएगा इसका। ठीक है, तो मान लीजिए वाक्य है, मान लीजिए आप छत पे गए हो घूमने और आपके साथ आपका दोस्त है और आप उसको दिखा रहे हो कि देखो यह चांद है। अब आप उसको चांद, यही बात को इंग्लिश में उसको बोलना हो तो क्या बोलोगे? यह चांद है। क्या बोलोगे? दिस इज मून। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी मैंने कहा कि यदि कोई एक वस्तु हो और दूर हो, फार ऑब्जेक्ट, फार मतलब क्या होता है? दूर होता है। नहीं पता है तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और नियर मतलब क्या होता है? पास होता है। तो चांद क्या आपकी छत पे होता है? नहीं, वो बहुत दूर है ना। तो कभी भी हम लोग चांद को दिस इज मून नहीं बोल सकते हैं। यदि आप बोलते हैं तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि चांद जो है वो दूर का ऑब्जेक्ट है और सिंगल ऑब्जेक्ट है ना चांद, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? दैट बोलेंगे। दैट इज मून बोलना है। तो अगर मान लीजिए हिंदी में, देखिए हर हिंदी का इंग्लिश हूबहू ट्रांसलेट नहीं होता है। यदि आप हिंदी को हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप गलती कर देंगे। तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही समझिए। जो अंग्रेज लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग हिंदी से ट्रांसलेट करके नहीं बोलते हैं। अब अंग्रेज को अगर बोलना हो, चांद को दिखाना हो आपको, तो अंग्रेज कैसे बोलेगा? वो चांद को दिखाते हुए दिस इज मून नहीं बोलेगा, उसको पता है कि वो दूर है, तो दैट इज मून बोलेगा। आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो? यह बोलते हो कि वह बोलते हो, उससे उसको क्या मतलब है?
जो नेटिव स्पीकर है, जो अपने कंट्री में बात, उसको हिंदी से क्या मतलब, आप हिंदी में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हो, तो हम लोग समझने के लिए भले दिस मतलब यह और दैट मतलब वह बोल दे, लेकिन ध्यान ये देना है कि यदि पास की वस्तु है तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर की वस्तु है तो दैट का प्रयोग करेंगे, पास की वस्तु अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, पास की वस्तु या फिर दूर की वस्तु अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए दिस और दैट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात अगर करें तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग दिस और दैट के साथ क्या करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, और दिज और दोज के साथ हम लोग करते हैं आर का प्रयोग, जैसे कि, ठीक है, जैसे मान लो बोलना हो कि वे हमारे, ठीक है, क्या है, वे हमारे गिफ्ट हैं। अब बहुत सारा मान लो गिफ्ट आया है और आप कहीं दूर पे हो, बोलना हो वे हमारे गिफ्ट हैं, तो क्या बोलना है, दोज आर लगाना है, दोज आर माई गिफ्ट, इस तरह से बोलना है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सब बोलना हो ऐसे, ठीक है, कि ये सब बेंच है, बहुत सारा क्लासरूम में बेंच है, ठीक है, तो बोलना है ये सब बेंच है, तो क्या बोलेंगे, दीज आर बेंचेज। ठीक है, इस तरह से हम लोग लगाएंगे, तो दिस के साथ दोज के साथ आर लगाते हैं और दिस और दैट के साथ इज लगाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, उसका पहचान क्या है, तो वैसे वाक्य के आखिरी में है लगा रहेगा। ठीक है, जैसे चांद है, ठीक है, पेड़ है, कलम है, कलमे हैं, खिलौने हैं, ठीक है, ये सब मेरे खिलौने हैं, तो दीज आर माई टॉयज। ठीक है, वे सब अगर दूरी पे हैं तो, ठीक है, वे सब मोहन के खिलौने हैं, तो दोज आर मोहन्स टॉयज। ठीक है, इस तरह से, तो ये लास्ट में पहचान क्या है, तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है कि लास्ट में है लगा रहेगा वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो उसमें हम लोग दिस दैट के साथ इसका प्रयोग करेंगे और दिज और दोज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यदि लास्ट में, वाक्य के लास्ट में था लगा रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर वाक्य के आखिरी में मान लो था, थे लगा रहे तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, था लगा है तो इसका मतलब तो पास्ट टेंस है। ठीक है, जैसे वह पेड़ था, है नहीं बोलना है, अगर था मान लीजिए रहे तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, दैट वाज ट्री। ठीक है, वह पेड़ था, तो था के लिए क्या करेंगे, दिस और दैट के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे और दिज और दोज के साथ हम लोग करेंगे वर का प्रयोग, WERE, वाज और वर। जैसे दिज वर, ऐसे दिज वर पेन्स, ये सब कलमें थी, दिज वर पेन्स, वे सब वृक्ष थे, तो दोज वेयर ट्रीज। ठीक है, वह पेड़ था, दैट वाज ट्री, यह पेड़ था, दिस वाज ट्री, तो अगर था रहेगा तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, है रहेगा तो इज और आर। अब मान लीजिए फ्यूचर टेंस है, जैसे कि मान लीजिए सेम सेंटेंस है कि वह लाल होगा, मान लो होगा है फ्यूचर टेंस, अभी लाल नहीं है, कोई वस्तु जो है अभी लाल नहीं है, बाद में मान लीजिए लाल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, वह लाल होगा, वह, तो क्या यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में, क्या यूज करते हैं, उसका पहचान क्या है, तो लास्ट में गा गे गी रहेगा। ठीक है, गा गे गी रहेगा, गा लगा रहेगा, गा गे गी रहता है। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस होता है। इस ऐसे वाक्य में जिस वाक्य के आखिर में गा गे गी लगा रहे, उसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी। क्या प्रयोग करते हैं, विल बी। दोनों में ये चीज में कॉमन है, फ्यूचर टेंस में दिस दैट और दिज और दोज सबके साथ हम लोग विल बी का ही प्रयोग करते हैं, अलग अलग नहीं है। कैसे प्रेजेंट में अलग अलग था ना, उसमें इज था, यहाँ पे आर था, दिज और दोज के साथ आर लगता है, और पास्ट टेंस में दिज और दोज के साथ वेयर लगता है और दिस और दैट के साथ वाज लगता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में सेम हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि दिस दैट दिस दोज कुछ भी रहे आपको लगाना है विल बी। जैसे यह लाल होगा, दिस
विल बी रेड, वह लाल होगा, दैट विल बी रेड, ये सब लाल होंगे, दिज विल बी रेड, वो सब लाल होंगे, दोज विल बी रेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख लिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में दिस, दैट, दिस, दोज के साथ, ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कहां पे करना है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर पास की वस्तु है, सिंगल है वस्तु, तो दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब पे नहीं जाना है, ठीक है। और अगर दूर की वस्तु है, सिंगल है, तो दैट बोलेंगे। और कब बोलेंगे दैट? जब उस वस्तु की ओर हम लोग इशारा कर रहे हो, अगर दिखा रहे हो, ठीक है, कि अगर कुछ दिखाना है कि वह ये है, वह वो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आसमान में तारा है, एक तारा तो है नहीं, बहुत सारा तारा है ना, तारे, तो बोलना हो कि वे तारे हैं, तो वे तारे हैं कैसे बोलेंगे? अब कॉमन सेंस लगाना है कि वे तारे हैं बोलना है, तो दिस लगाएंगे, तारा दूर है ना, अच्छा तारा एक है, एक से ज्यादा है, तो क्या दैट लगाएंगे? दूर है, दूर के लिए दैट लगता है, लेकिन तारा क्या है, एक से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। ठीक है, तो वे तारे हैं कैसे बोलेंगे, दोज आर स्टार्स, कैसे बोलेंगे, दोज आर स्टार्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि वह, दैट मतलब वह होता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि वह का इंग्लिश जो होता है वो बहुत सारा होता है। वह का इंग्लिश क्या होता है, बहुत सारा, लोग पढ़ते भी हैं, और बहुत से बच्चे जो है यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में जब आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बनवाता हूँ ट्रांसलेशन बच्चों से, तो अक्सर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वह जो है, वह, अब वह का इंग्लिश क्या होता है, अभी मैंने बताया दैट होता है, तो दैट, लेकिन वह का इंग्लिश आप लोग पढ़े होंगे, ही भी होता है। ठीक है, ही, सी भी होता है, ठीक है, इट भी होता है। ठीक है, तो ही, सी, इट, दैट, ये सब का मतलब वह भी होता है। तो कब किसका यूज करेंगे, तो इट का यूज कब करेंगे हम लोग, इट का यूज करेंगे अगर किसी एनिमल को दिखा रहे हो, जैसे जैसे अगर वाक्य है कि यह बिल्ली है, अच्छा एक और चीज, इट का मतलब यह भी होता है और इट का मतलब वह भी होता है। ठीक है, तो इट मतलब यह भी और वह भी दोनों होता है। कब कौन सा यूज करना है, तो देखिए समझते हैं। इट का प्रयोग हम लोग करते हैं एनिमल के साथ या फिर नॉन लिविंग कोई ऑब्जेक्ट के साथ, नॉन लिविंग एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, अब वस्तु तो नॉन लिविंग ही होता है, ठीक है, कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग जनरली इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह बिल्ली है, तो इट इज अ कैट, यह गाय है, इट इज अ काउ, ऐसे लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट का प्रयोग तो हो गया एनिमल या फिर वस्तु के लिए। दैट का प्रयोग कहां करते हैं, अभी मैंने कहा, ठीक है, देखिए दैट का प्रयोग कहां करते हैं, तो अभी मैंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट। दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए ही, सी, इट, ठीक है, दैट क्या है, दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ही और सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन है लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सांकेतिक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि हम किसी की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, संकेत करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर हम किसी चीज को दिखा रहे हो और वह बोल रहे हो, जैसे कि, ठीक है, अगर बोलना हो कि वह टावर है, अब टावर दूरी पे है तो बोलना है वह टावर है, और दिखा के किसी को बोल रहे हो तो हम लोग बोलेंगे दैट इज टावर। ठीक है, तो किसी भी चीज की ओर इशारा करने के लिए, किसके लिए, इशारा करने के लिए, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इशारा, इशारा के लिए। ठीक है,
तो किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। अब ही का और सी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे ही का मतलब वह, इसका प्रयोग करते हैं लड़का के लिए। अगर किसी लड़का का बात हो रहा हो और वह बोल रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं? लड़का, बॉय, दोनों एक ही है। सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो गर्ल के लिए करते हैं, किसी लड़की के लिए। कैसे? उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लो बोलना हो कि अब मान लीजिए कोई लड़का जा रहा है और आपको बोलना हो कि वह मेरा भाई है, तो कैसे बोलेंगे? अब वह मेरा भाई है तो भाई किसको बोलेंगे? लड़का को ही बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे हम लोग सी नहीं बोलेंगे, वह मेरा भाई है ना, तो क्या बोलेंगे? ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, वह मेरा भाई था, ही वाज माई ब्रदर। वह मेरा भाई होगा, ही विल बी माई ब्रदर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़की है और आपको बोलना हो कि वह मेरी बहन है, तो वहां पे ही इज माई सिस्टर नहीं बोलेंगे। होता तो ही का मतलब ही वह होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? अगर लड़की है और बोलना है कि वह मेरी बहन है, तो क्या बोलना है? सी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन थी अगर बोलना हो तो सी वाज माई सिस्टर। वह मेरी बहन होगी अगर बोलना हो तो सी विल बी माई सिस्टर। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह का मतलब ही, सी, इट और दैट, सबका मतलब वही होता है, लेकिन सबका प्रयोग जो है वाक्य में, अलग अलग तरह के वाक्य में सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इशारा करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और आज हम लोग यही दिस, दैट, दिस, दोज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, वाक्य का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया, देखिए वीडियो में बहुत सारा एग्जाम्पल देने से वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आजकल तो गूगल का जमाना है, आप बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हमको प्रैक्टिस करना है, कुछ वाक्य दो प्रैक्टिस करिए, तो गूगल आपको हिंदी में वाक्य दे देगा, AI, चैट GPT, कोई भी, और उसका आप लोग इंग्लिश में बना सकते हैं। वैसे मैं भी स्क्रीन पे कुछ वाक्य डाल दूंगा, आप लोग क्या करोगे? इसको खुद से इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले के वीडियो में भी ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वाक्य जनरली जो है, मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का वाक्य है कि यह कलम है, यह मार्कर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अगर इसका निगेटिव बोलना हो तो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस, यह मार्कर है, ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव अगर बनाना हो तो यह मार्कर नहीं है, तो क्या कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट अ मार्कर। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या यह मार्कर है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। तो एफर्मेटिव के लिए होता है एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मतलब यही दिस, दैट, दिस, दोज, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे डीपी। क्या लिखेंगे? डीपी। तो डीपी का यूज करेंगे वाक्य में सबसे पहले, दिस इज अ मार्कर, तो डीपी। और अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, चलिए अभी प्रेजेंट टेंस का ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस इज। ठीक है, या फिर आर। प्रेजेंट टेंस में इज और आर दोनों होता है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज और आर, और उसके बाद क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का बात हो रहा हो। ठीक है, जैसे यह टेबल है, यह पंखा है, तो जो भी चीज आपके आसपास है आप लोग खुद से बोल के देखिए। जो भी आप वीडियो को रोकिए और बोलिए उसको। इंग्लिश आप लोग बोलने से ही सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके आसपास कितना सामान दिख रहा है? कहीं टेबल होगा, बेड होगा, आप लोग बोल सकते हैं दिस इज बेड, दिस इज टेबल। ठीक है, दिस इज फैन, दिस इज चेयर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज और आर का प्रयोग, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और दिस और दोज के साथ आर का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव का सेंटेंस हो तो क्या हो जाएगा? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ठीक है, दिस इज नोट अ मार्कर, उसके बाद इज और आर रहेगा और प्लस नोट लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा? नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये है निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव के लिए, निगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस में हम लोग नोट लगा देंगे, सब सेम रहेगा। यह गाय है, दिस इज काउ। यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट अ काउ। ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या यह गाय है? तो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए वाक्य है, ठीक है, क्या यह गाय है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बार इसके बारे में पहले वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। क्या यह गाय है, तो क्या को आप ढक दीजिए और यह गाय है का बनाइए। क्या बनेगा? तो यह गाय है का बनेगा दिस इज अ काउ। अब मैं क्या बोला था पिछले वीडियो में कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इज जो यहाँ पे है, इसको हम लोग पहले कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, इज या फिर आर, जैसे ये सब गायें हैं, दिज आर काउज। क्या ये सब गायें हैं? तो आर पहले आ जाएगा, आर दिज काउज। देखिए, तो इज और आर जो है ये पहले हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इज आर पहले आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए अब एक बार, अच्छा, इंट्रोगेटिव में भी मान लीजिए निगेटिव है, यानी कि क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। तो क्या करेंगे? तो इज आर जो है ना, इज और आर प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग चारों टाइप ऑफ सेंटेंस का, ठीक है, चारों टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इसका हम लोग वाक्य से समझेंगे कैसे। तो पहला वाला देख लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए, क्या यह मोबाइल है? अच्छा, सबसे पहले एफर्मेटिव में आते हैं, यह मोबाइल है, कैसे बनाएंगे? तो दिस इज मोबाइल। ठीक है, यह मोबाइल है, दिस इज मोबाइल। यह मोबाइल नहीं है, सेकंड वाला निगेटिव में, यह मोबाइल नहीं है, कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट अ मोबाइल। ठीक है। क्या यह मोबाइल है, तो कैसे बोलेंगे? इज दिस अ मोबाइल। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव, यानी क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। जैसे क्या यह मोबाइल नहीं है, तो इज दिस नॉट अ मोबाइल। ठीक है। तो दिस इज अ मोबाइल, दिस इज नॉट अ मोबाइल, इज दिस अ मोबाइल, इज दिस नॉट अ मोबाइल। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस का सब समझ लिए। अब पास्ट टेंस में आते हैं। जैसे वह पेड़ था, क्या लगाएंगे? दैट के साथ वाज लगाएंगे। दैट वाज अ ट्री। वह पेड़ नहीं था, सेकंड वाला सेंटेंस, वह पेड़ नहीं था, दैट वाज, यहाँ पे इज और आर के साथ क्या लग जाएगा? इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे? वाज वर लगा देंगे। ठीक है, वाज और वर लगा देंगे। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज वर हो जाएगा, वाज वर। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, वाज वर। जहां जहां इज और आर था, वहां वहां पास्ट टेंस में वाज वर हो जाएगा। और इसका पहचानने का तरीका क्या है? तो सेंटेंस के आखिर में था लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा वाज वर। ठीक है। अब देखिए वाक्य देखते हैं। वह पेड़ था, दैट वाज अ ट्री। वह पेड़ नहीं था, निगेटिव वाला, तो दैट वाज नॉट अ ट्री। इंट्रोगेटिव में, क्या वह पेड़ था, या फिर अगर यह है तो क्या यह पेड़ था, तो वाज दिस अ ट्री। क्या वह पेड़ था, वाज दैट अ ट्री। ठीक है। मान लीजिए है, क्या वे पेड़ थे,
तो वर, ठीक है, वर दोज ट्रीज, ठीक है, वे पेड़ थे, दोज वेयर ट्रीज, वे पेड़ नहीं थे, दोज वेयर नॉट ट्रीज, क्या वे पेड़ थे, तो हो जाएगा वर दोज ट्रीज, क्या वे पेड़ नहीं थे, तो वर दोज नॉट ट्रीज, क्या वह पेड़ नहीं था, वाज दैट नॉट अ ट्री, क्या वह पेड़ था, वाज दैट ट्री। तो समझना है कि वाक्य कौन सा वाला है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर है, इसी टाइप से बनता है। अच्छा, अगर फ्यूचर टेंस हो तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए रहेगा कि यह सच होगा, फ्यूचर की बात है, अभी सच नहीं है, यह सच होगा मान लीजिए है, यह घर हमारा होगा, तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में इज आर वाज वर के जगह पे लगता है विल बी, क्या लगता है, विल बी लगता है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में लगता है विल बी, उसको कोई मतलब नहीं है कि दिस दैट है कि दिज और दोज है, सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ विल बी का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, टेंशन फ्री। तो यहां पे भी हो जाएगा विल बी, निगेटिव में भी विल बी। अच्छा, एक यहां पे एक डिफरेंस आ जाएगा, विल नोट भी हो जाएगा, नोट पहले हो जाएगा, विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा विल पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हो जाएगा बी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, तो सेम ही है, ठीक है, विल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके जगह पे हो जाएगा नोट, और यहां हो जाएगा बी। देखिए, अब हम लोग वाक्य से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वाक्य समझते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव का वाक्य है, इसका वाक्य है एफर्मेटिव का, यह मेरा घर होगा। मान लीजिए आप कोई अच्छा सा घर देखते हो और आप प्लान करते हो कि फ्यूचर में मैं इस घर को खरीद लूंगा, तो आप किसी को बोल सकते हो ना, यह मेरा घर होगा, अभी आपका घर नहीं है, होगा, तो यह मेरा घर होगा, यह क्या बोलेंगे, दिस, तो दिस विल बी माई हाउस, मेरा घर को बोलते हैं माई हाउस, ठीक है, यह मेरा घर होगा, दिस विल बी माई हाउस। अगर इसका निगेटिव रहेगा तो यह मेरा घर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दिस विल नोट बी माई हाउस। यहाँ पे गलत मत कर देना, बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं दिस विल बी नोट माई हाउस, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर को देखिए, विल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद भी रहेगा, विल भी को एक साथ करके नोट को बाद में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा घर होगा, दिस विल बी माई हाउस, यह मेरा निगेटिव वाला, यह मेरा घर नहीं होगा, तो दिस विल नोट बी माई हाउस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या यह मेरा घर होगा, क्या यह मेरा घर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, यह मेरा घर होगा का हम लोग क्या बनाए थे, दिस विल बी माई हाउस बनाए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या यह मेरा घर होगा, तो विल बी जो है वो पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल दिस बी माई हाउस। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, विल बी दिस माई हाउस नहीं बोलना है, ठीक है। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो विल और बी के बीच में आएगा, यानी कि विल के बाद दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या यह मेरा घर होगा, विल दिस बी माई हाउस। इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्या यह मेरा घर नहीं होगा, विल दिस नोट बी माई हाउस, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में किस तरह से दिस दैट
दिस दोज का प्रयोग करते हैं और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम लोग तीनों टेंस में प्रयोग करते हैं और कब प्रयोग करते हैं तो दिस और दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए और दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु को दिखाने के लिए, दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक चीज और है, जैसे कि मेरा घर, तो मेरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं, माई हाउस। तुम्हारा घर रहेगा तो क्या बोलेंगे, योर हाउस। हमारा घर रहेगा तो क्या बोलेंगे, आवर हाउस। ठीक है, तो माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, आवर मतलब हमारा। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए रहेगा उसका, जैसे यह उसका कलम है। अब उसका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो देखिए उसका को हम लोग इंग्लिश में हिज और हर दोनों बोलते हैं। हिज कब बोलते हैं, तो हिज बोलते हैं लड़का के लिए। मान लीजिए मार्कर किसी और का है, तो मैं अगर बोलूंगा यह उसका मार्कर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज हिज मार्कर होगा या हर मार्कर होगा। तो बोलने वालों को पता है ना किसके लिए बोल रहे हैं। अगर यह कोई लड़का का पेन है, मार्कर है, तो लोग क्या बोलेंगे, दिस इज हिज मार्कर। और यदि कोई लड़की का मार्कर है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज हर मार्कर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो उसका उसकी का जो इंग्लिश होता है वो हिज और हर दोनों होता है। हिज का प्रयोग लड़का के लिए करते हैं, हर का प्रयोग लड़की के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, हालांकि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। यदि आपको बोलना हो कि वह मेरा घर है तो दैट इज माई हाउस। अगर बोलना हो कि यह तुम्हारा घर है, या फिर पूछना हो क्या यह तुम्हारा घर है, तो कैसे बोलोगे, तो बोलना है कि इज दैट योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है, इज दैट योर हाउस, क्या यह तुम्हारी पेन है। ठीक है, तो इज दिस योर पेन, क्या यह मोहन की पुस्तक है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तो इज दिस मोहन्स बुक। ठीक है, मोहन की पुस्तक, इसमें क्या करते हैं, मोहन लिखकर ऐसे करेंगे। ठीक है, मोहन लिखकर और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक। ठीक है, तो यह उसकी कलम है, दिस इज हिज पेन, या फिर अगर लड़की है तो दिस इज हर पेन। ठीक है, तो आई होप अब सब समझ गए होंगे। तो अब मैं कुछ वाक्य जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए मिक्स करके। ठीक है, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का मैं दे रहा हूं, तो आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग घर पे खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितने भी सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव वाले खासकर बनाइएगा, क्योंकि अफर्मेटिव वाला तो हर कोई बना लेता है, या कलम है या पुस्तक है, दिस इज बुक। लेकिन इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में अक्सर लोग गलत कर देते हैं, कभी बी को इधर लिख दिया, कभी इधर लिख दिया, तो इस तरह से थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। मैं कुछ जो सेंटेंस है आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस को आप लोग बनाइए और बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने क्यों बोलता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग घर पे बनाओगे तो आपको खुद पता नहीं है कि आप गलत बना रहे हो कि सही बना रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ताकि अगर गलत मान लीजिए कोई एक आध सेंटेंस, अब 10 सेंटेंस आप लोग मान लो सॉल्व कर रहे हो, अब 10 का ट्रांसलेशन आप लोग बना रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में यदि 10 ट्रांसलेशन आप बना के डालते हो, उसमें से मान लीजिए 1-2 कहीं पे गलत होता है, तो यदि मैं कमेंट देखता हूं तो आप लोग क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को रिप्लाई कर दूं। तो जो मिस्टेक होगा उसको मैं वहीं पे सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कुछ सीखोगे। तो इसलिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कॉपी में बनाना तो है ही, ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस मान लीजिए 10, कम से कम 10 सेंटेंस का जो आंसर है आप वो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी आपको इवेल्युएट कर सकूं और मुझे भी पता चले कि मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब जो है ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं ये पता नहीं चलता है। हालांकि हमारा जो ऑफलाइन जो बैच है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ठीक है, वीडियो लेट हो रहा था, इसी वजह से वीडियो मैं बता देता हूँ। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है चैनल पे। तो हुआ क्या है, एक्चुअली हमारा जो ऑफलाइन बैच है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है
2 महीना हो भी गया स्टार्ट हुए हुए, ठीक है। तो 2 महीना से हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो यहाँ पे चल रहा है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीडियो शूट करना, एडिट करना बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा देरी हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार आए चैनल पे, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं उसमें फायदा क्या होता है कि मैं यहाँ बच्चों को सामने देख पाता हूँ। मान लीजिए मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे सामने चेहरे का एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि बच्चा जो है समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ, तुरंत कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब पे समझ में नहीं आता ना कि आप पढ़ रहे हो तो आप समझे कि नहीं समझे, तो यूट्यूब पे आप एक ऑप्शन कमेंट करने का है। और जो बच्चे औरंगाबाद के हैं, ठीक है, यदि आप औरंगाबाद बिहार के निवासी हैं, यदि आप टाउन एरिया में कहीं भी औरंगाबाद के हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सही से इंग्लिश बोलना, पढ़ना या लिखना सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे ऑफलाइन बैच में, जो कि शाम को 4 से 6 चलता है, ठीक है। तो आइए हमारे सेंटर पे, एड्रेस आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एड्रेस क्या है, तो बाल विहार, MG रोड, औरंगाबाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए और आकर यहाँ पे क्या करना है, इंक्वायरी आपको करना है। आप आकर यहाँ पे स्टाफ बैठे रहते हैं, ठीक है, उनसे आपको बात करना है और यहाँ पे एडमिशन लीजिए। तो अगर आप औरंगाबाद से हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच में आपका स्वागत है। अगर आप औरंगाबाद के कहीं बाहर से, कहीं गांव साइड से हैं, कहीं दूर से हैं, कहीं और के हैं, तो आप यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से ही पढ़िए, लेकिन सारे वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। इंग्लिश सीखने का मैं कुछ तरीका बता दे रहा हूँ, ये सब तो हो ही गया। देखिए, इंग्लिश सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। कोई भी टीचर अगर आपको बोलता है कि आप हमारे पास पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पढ़ने से इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आपको खुद बोलना होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा, ठीक है। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना ही होगा, ठीक है। देखिए, तो करना क्या है, तो शुरुआत कीजिए। वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, वो भी चलिए ठीक है। और क्या करना है, तो कम से कम 10 मान लीजिए, वैसे तो 20 याद करना चाहिए, लेकिन अगर उतना नहीं हो पाएगा तो कम से कम 10 वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग आप लोग समझते होंगे, जो आपको नहीं पता है। अब मान लो मैं बोलूंगा यह घड़ी है, इसका इंग्लिश बनाना है, तो दिस इज। अब मान लो आपको घड़ी का मतलब ही पता नहीं है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता ही नहीं, कैसे बनाओगे। तो घड़ी को वॉच बोलते हैं, ठीक है, नदी को रिवर बोलते हैं। तो इस तरह से, मतलब इतना सिंपल नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा, ठीक है। तो कोई भी 10 वर्ड मीनिंग कम से कम आपको क्या करना है, डेली याद करना है, ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिए अपना हैबिट। अब ये सब के लिए मेरे भरोसे मत रहो कि वर्ड मीनिंग भी मैं ही याद कराऊंगा। हालांकि यहाँ पे जब ऑफलाइन बच्चे आते हैं, जब हमारे कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, उनको मैं वर्ड मीनिंग भी लिखवाता हूँ, सेंटेंस प्रैक्टिस बहुत सारा करवाता हूँ, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है तो अगर यहाँ औरंगाबाद के हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम फीस है, औरंगाबाद में सबसे कम फीस हमारे सेंटर का ही है, ठीक है, क्योंकि मनी मेकिंग हमारा मोटिव नहीं है। वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। तो समाज में एक परिवर्तन आए, औरंगाबाद के बच्चे भी बाहर जाएं, उनको शर्मिंदगी महसूस न करना पड़े, इसलिए कि हमको इंग्लिश नहीं आता है। बाहर के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, औरंगाबाद के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, तो ये समस्या ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, स्पोकन सिखा रहा हूँ। बहुत ही मिनिमम फी है, ठीक है, न के बराबर फी है, आप आके यहाँ पे पता कर लीजिएगा। तो करना क्या है, कम से कम 10 वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करना है, ठीक है। और क्या करना है, तो 10 मिनट, 10 का रूल याद रखिए, ठीक है, 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, तो 10 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट राइटिंग। क्या राइटिंग, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कुछ लिखिए। अब बोलेंगे क्या लिखें, तो 10 मिनट आप प्रतिदिन लिखना है आपको। अब क्या लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब क्या, जैसे अपने बारे में कुछ लिख दीजिए, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, मतलब अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ लिख सकते हैं। आप आपके स्कूल में क्या हुआ उसके बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट तक लिखिए, जो मन में आ रहा है लिखते जाइए उसको इंग्लिश में, ठीक है। मन में ऑफकोर्स हिंदी में आ रहा होगा, उसको आप कोशिश कीजिए कि आप उसको इंग्लिश में टूटी फूटी भाषा में ही सही लिखना है। तो 10 वर्ड मीनिंग डेली याद करना है, और 10 मिनट जो है राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली करना है, ठीक है।
तो ये हो गया। और क्या करना है, तो ठीक है, आपको करना है स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, स्पीकिंग। ठीक है, तो 10 मिनट आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 10 मिनट राइटिंग में, 10 मिनट स्पीकिंग में, 20 मिनट हो गया। और वर्ड मीनिंग तो हर बच्चा का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, कोई 10 मिनट में भी याद कर सकता है, किसी को आधा घंटा भी लग सकता है। तो 10 वर्ड मीनिंग ज्यादा नहीं है, याद आप लोग कर सकते हो। तो मुश्किल से आधा घंटा समय आपको लगेगा, आधा 1 घंटा समय लगेगा। और ये चीज, अगर तीनों चीज आप करते हो डेली, बस यही 3 करना है, यदि ये तीनों काम आप डेली करते हो तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, और बहुत जल्द। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो करना क्या है, वर्ड मीनिंग, राइटिंग प्रैक्टिस और स्पीकिंग, इसके बारे में बता दे रहा हूं कैसे करना है। तो आप बोलोगे, अक्सर समस्या होता है कि इंग्लिश बोले तो किससे बोले, तो थोड़ा बहुत सीख तो लिए हैं, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि आपका वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सीख लिए हैं। जैसे पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जो लोग देखे होंगे, हैव का मैंने सिखाया था, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सब जो प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी डला हुआ है। फिर मैंने पढ़ाया आपको बी वर्ब के बारे में पढ़ाया, बी वर्ब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कैसे कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपको बहुत सारा मतलब चीज आपको ऑलरेडी आता होगा। आपका समस्या क्या है, जब इंग्लिश बोले तो किससे बोले, कोई है नहीं बोलने वाला, कोई ऐसा दोस्त नहीं है। सभी दोस्त क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, घर में मम्मी पापा भी हिंदी ही बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो किससे बोले, कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो आप बोलिए। सिंपल सिंपल सेंटेंस है ना, वो घर में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बोलिए। अब जैसे अपने दोस्त को बोलोगे आप, अब आपका पेन मान लो है, दोस्त छीन लेता है, आप बोलोगे गिव मी, दिस इज माई पेन, ठीक है, गिव मी माई पेन, यह मेरी कलम है, मुझे दो, दिस इज माई पेन। तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दोस्त नहीं समझ पाएगा। इंग्लिश बोलने आए या ना आए, इंग्लिश समझ लेते हैं अक्सर लोग, ठीक है। तो आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। तो फिर से मैं कहूंगा, यहाँ पे जो हम लोग कोचिंग में, ठीक है, शाम के टाइम में प्रैक्टिस करवाते हैं, स्पोकन का जहाँ पे प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से बात करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर आप औरंगाबाद से हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़कर, ठीक है, बहुत ही मिनिमम फी के साथ आप जो है स्पोकन का प्रैक्टिस कर सकते हो और बोलना सीख सकते हो। अगर आप औरंगाबाद से नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में अपने बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों काम अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्द आप हमसे इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है, मिलेंगे, हमसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।